नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट सुजीत जी की है। तो चलिए अब यह कहानी सुजीत जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। यह जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं आज की नहीं है। लगभग इस कहानी को बीते 10 साल हो चुके हैं। तब मेरी उम्र लगभग 27 साल की थी और आज मैं 37 साल से ऊपर का हूं। उन दिनों एक सवारी मेरी टैक्सी में ज्यादा ही घूमती रहती थी और अचानक हम दोनों की नजरें मिलती हैं और प्यार हो जाता है। मैं तो उसको दिल जान से प्यार करता था, लेकिन उससे मैं कह नहीं सकता था। लेकिन उस टाइम लगता था कि वह मुझे भी उतना ही चाहती है। वह बताती थी कि उसके परिवार में सिर्फ माँ है और कोई नहीं है। उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ ने उसको पढ़ा लिखा कर उसे काबिल बनाया, उस लड़की का कहना था। मैं उससे बहुत ही प्यार करता था। मैं उसकी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन हर बार वह बहाना बना देती थी कि नहीं, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद हम अपनी माँ से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। इस तरह लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया था, वह पहली बार भी रात के टाइम मेरी टैक्सी में बैठी थी और जब भी मिलती थी तब वह रात के टाइम ही मिलती थी। मैं दिन में उसे कई बार मिलने की कोशिश करता था, लेकिन वह लड़की अपना पता तो बताती नहीं थी कि कहाँ रहती है, कौन सा काम करती है। वह कुछ मुझसे शेयर नहीं करती थी। जब मैं पूछता था तो टाल देती थी। वह ऐसा बताती थी कि मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, दिन के टाइम मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता, मैं तुमसे रात को ही मिल सकती हूँ। तो मैं उससे रात को ही मिलता था। लेकिन कहीं मैं उसको किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में खाना खिलाने के लिए कोशिश करता कि चलो आज इस रेस्टोरेंट में हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तब वह मना कर देती थी। कहती थी कि नहीं, हम वहां पर नहीं जाएंगे। वह कहती थी यह फिजूल खर्च है। उसको बस मीठी चीज, मिठाइयाँ, मीठी आइसक्रीम ही पसंद थी और वही चीज मैं उसको ला करके देता था। लेकिन कभी उससे कहता चलो हम किसी आइसक्रीम पार्लर में चलते हैं, वहां बैठ करके आइसक्रीम का आनंद लेंगे, तो मना कर देती कि नहीं, मैं टैक्सी में रहूंगी और तुम जाकर आइसक्रीम लेकर के आना। तब मैं कहता था तुम ऐसा क्यों करती हो, चलो हम प्रेमी प्रेमिका हैं और जमाने से कितना डरेंगे। वह कहती कि नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं खुद जो तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद मैं ज्यादा उसको जोर नहीं देता था। मुझे पता था कि वह यह बात तो मानेगी नहीं। तो जब भी मैं उसे किसी जगह पर मिलने जाता तो बढ़िया सी मिठाई, आइसक्रीम मैं खुद लेकर जाता था और आइसक्रीम देख करके वह बहुत खुश हो जाती थी। बच्चे की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगती थी। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे क्योंकि मेरी उम्र भी हो चुकी थी और अच्छा खासा मैं कमा भी रहा था। उनकी नजर में एक परिवार था, उसकी इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी भी थी, उससे मेरी शादी करना चाहते थे। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं शादी तो नहीं करूंगा कुछ साल तक। तब मेरा परिवार मुझ पर नाराज हो गया था और कहने लगा अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो हमें मिलाओ उस लड़की से। आखिरकार मैंने बता दिया कि एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है और मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन अभी हम लोग शादी नहीं कर रहे हैं और अभी हमारा कोई इरादा भी नहीं। परिवार वाले कहने लगे ठीक है, मत करना, बाद में कर लेना, लेकिन लड़की से तो मिलाओ, हम भी देखें कि लड़की कैसी है, उसका परिवार कैसा है। अंत में मैंने बता दिया था जो लड़की ने बताया था कि बस उसकी माँ है, माँ के अलावा और कोई नहीं है उसके जीवन में। उसके पिता उसकी माँ को बचपन में ही छोड़ दिए थे, तब से उसकी माँ ने उसी को पाला बड़ा किया। तब मेरा परिवार कहने लगा कोई बात नहीं, बस एक बार हम उस लड़की से बात करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, और बाकी जब तुम लोग शादी करना चाहो 6 महीने साल भर में कर लेना। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस लड़की से बात करता हूँ, उस लड़की को मैं लेकर के आऊंगा, आप लोगों से बात कराऊंगा। जब मैं अपनी प्रेमिका से रात को मिलता हूं और शादी वाली बात बताता हूं, मैंने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने बताया कि मेरे परिवार वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम एक ऐसी तारीख दे दो ताकि हम अपने परिवार को बता सकें और उस दिन मेरे साथ चल पड़ना मेरे घर पर। लेकिन मैंने उसके चेहरे का रंग देखा जो बार बार बदल रहा था। शायद वह मेरे परिवार से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन साफ उसने मना भी नहीं किया और कहने लगी कि मैं अपने ऑफिस के बॉस से पूछ करके अब मैं वह तारीख बताऊंगी। मैं मान गया कि यह कामकाजी लड़की है, कोई बात नहीं,
लेकिन जल्दी बता देना। मेरे परिवार वाले थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं। शादी का नहीं, बस चाहते हैं कि बस एक बार हम उस लड़की को देख लें और उसके बाद तो हमारे पास में टाइम होगा ही। लेकिन वह लड़की मुझे फिर दिखाई नहीं दी। मैं उसको ढूंढने की बहुत कोशिश किया। जिस मोहल्ले का नाम लेती थी कि हम उस मोहल्ले में रहते हैं अपनी माँ के साथ में, मैं उस मोहल्ले में न जाने कितनी बार चक्कर लगा आया था, लेकिन मैं पता लगा नहीं पाया। जिससे भी पूछता था कि वह लड़की इसी मोहल्ले में रहती है अपनी माँ के साथ, तब वहां के लोग निवासी कहते कि नहीं, ऐसी कोई लड़की तो यहाँ नहीं रहती है। मैं फिर उसके ऑफिस में जाता हूँ। जिस ऑफिस का वह नाम बताई थी, वहां जाने पर ऑफिस वालों ने मना कर दिया। नहीं, इस नाम की लड़की मेरे ऑफिस में काम नहीं करती। अब इसके बाद मैं और भी उसको ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वह नहीं मिली। तब मुझे लगा कि वह मेरे साथ प्रेम का खेल खेल रही थी। उसने मेरे साथ में धोखा किया है। उसको शादी करना ही नहीं था मेरे साथ में, और ऐसा मैंने मान लिया। अब इसके बाद वह लड़की मेरे जीवन में आई ही नहीं। मेरे परिवार वाले उस लड़की से मिलना चाहते थे, लेकिन मैं उनको बहाना बना करके टाल दिया कि वह लड़की अभी इस शहर से बाहर है और जब आएगी तो हम आपको मिलवा देंगे, और वह मान भी गए। लेकिन मैं समझ चुका था कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। वह धोखेबाज थी। ना तो उस मोहल्ले में रहती थी और ना उस ऑफिस में काम करती थी जिस ऑफिस का पता मुझे बताया था। मेरा दिल टूट चुका था और मैं संभलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। पहले मैं ज्यादातर शहर में ही टैक्सी चलाता था, लेकिन अब मैं दूर दूर के सफर पर जाने लगा था। वह शहर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उस शहर से दूर रहना चाहता था। जैसे ही अपने शहर में आता था, उस लड़की की याद मुझे सताने लगती थी और मैं एक दूर के सफर पर सवारी लेकर के गया हुआ था। जब मैं उस सवारी को उसके घर तक छोड़ा तो रात ज्यादा हो गई थी और मैं अपने शहर के लिए निकलना चाहता था। लेकिन वह सवारी का परिवार मुझे रोक रहा था कि बेटा देखो, आधी रात होने वाली है और यहाँ का जो रास्ता है ना सही नहीं है। तब मैं उनसे पूछा कि बात क्या है, और अगर आपको कुछ हिंट देना है तो बता दीजिए, मैं सतर्क रहूंगा हद तक। आखिरकार वो बताते हैं कि बेटा, इस गांव में जिस रोड से आए हो और तुम उसी रोड से वापस भी जाओगे, इकलौता रोड है। लेकिन बेटा, आगे कुछ ऐसी शक्तियां हम लोगों को तलाशती रहती हैं जो खास करके जवान हो, शादीशुदा ना हो। मैं हैरानी से उस परिवार को देखने लगा। यह कहना क्या चाहते हैं? तब वह परिवार बताता है कि बेटा, आगे में एक चुड़ैल नजर आती है और उसको तुम देख करके पहचान नहीं सकते हो कि वह कोई चुड़ैल है, कोई प्रेत आत्मा है या फिर कोई इंसान है। बिल्कुल इंसान की तरह लगती है, रंग रूप बदलती रहती है। जो भी नौजवान उसके चक्कर में पड़ गया, समझ लो उसकी जिंदगी तबाह हो गई। मेरे घर के बगल में एक नौजवान के साथ में ऐसे ही घटना घटी थी। तकदीर भाग्य से वह बच तो गया, लेकिन ऐसी भी क्या जिंदगी। वह पागलों की तरह हरकत करता है। किसी भी जवान लड़की को देखता है तो चिल्लाने लगता है, डरने लगता है, भागने लगता है, और आज भी वह वैसा ही है। इलाज तो बहुत हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बेटा, मैं तुमसे बता रहा हूं कि तुम भी नौजवान हो। अब न जाने तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई, ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अकेले उस रास्ते पर मत जाना। आज यहीं पर रुक जाओ और सुबह होने पर निकल जाना। मैं उस टाइम नौजवान था। मैं भूत प्रेत को मानता तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरी नजर में उनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा तक नहीं। मैं ड्राइवर था और ज्यादातर रात को मैं रोड पर घूमता रहता था। अगर भूत प्रेत होते तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? मुझे लगने लगा कि उस लड़की के साथ में कुछ और परेशानी हुई होगी। लोग बाग चुड़ैल का नाम लगा रहे हैं। उसकी कोई अलग बात होगी, कुछ अलग कहानी होगी। ऐसी कोई चुड़ैल नहीं होती, ना कोई प्रेत होता है जैसा ये परिवार बता रहा है। मैं उनकी बात को नहीं माना और मैं फिर उसी रोड से निकल चुका था। उस गांव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी जैसे ही पार करता हूं, एक लड़की बीचों बीच रोड पर जाती हुई दिखती है। उसके हाथ में एक सामान भी था। मैं हॉर्न बजा रहा था ताकि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन वह हट नहीं रही थी। मैंने कई बार हॉर्न बजाया ताकि मुझे रास्ता दे दे, लेकिन वह बीच रोड पर चल रही थी। गांव वाला रोड था, कोई हाईवे तो नहीं। मुझे लगा कि शहर में भी लोग कानों में लीड लगा लेते हैं, गाना सुनते हुए चलते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कोई उनके पीछे तेज तेज हॉर्न बजा रहा है। मुझे लगा कि वह लड़की कानों में लीड लगाई हुई है और गाना सुनती हुई जा रही है। उस वक्त मैं भूत प्रेत को तो महत्व देता नहीं था, ना मानता था, तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। जब वह लड़की रोड से नहीं हटती, बीच रोड से, तब मैं नजदीक पहुंच चुका था और गाड़ी से उतरता हूं। गुस्से में उस लड़की के पास पहुंच जाता हूं। उस लड़की को तेज चिल्लाता हूं। तब वह लड़की रुक जाती है। फिर वह मुड़ती है और उसका चेहरा देखता हूं। ना तो मैं देखता ही रह जाता हूं। मैं देखता हूं क्या कि यह तो मेरी शहर वाली प्रेमिका है।
यहाँ क्या कर रही है? क्या यह गांव इसी का है? इसी गांव की वासी है? लेकिन मैं उससे बहुत नाराज था। लेकिन जब उसका चेहरा देखता हूं ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं उसका नाम लेकर के चिल्लाता हूं कि तू मुझे धोखा देकर के प्रेम में आज तो इस गांव में आकर के छुपी है। मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम्हारी कॉलोनी में गया, तुम्हारे ऑफिस में गया, सबने मना कर दिया। ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया? तब वह लड़की मेरी तरफ देख करके अनजान बन रही थी और कह रही है कि मैं तुम्हें तो जानती तक नहीं। तुम लड़कों में यही कमी तो है, किसी अनजानी लड़की को फंसाने का यह चाल पुराना हो चुका है। कोई नया चाल हो तो बताना। मैंने कभी तुमसे मिली तक नहीं, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, और तुम मुझे अपनी प्रेमिका बता रहे हो और बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उसकी बातें सुनकर के दंग रह जाता हूं। उसको कैसे मैं भूल सकता था? वही रंग रूप, वही हाइट, वही मुस्कुराहट, वही आवाज, कोई तो फर्क नहीं था। लेकिन लड़की थी जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह मेरी प्रेमिका है। वह कह रही थी कि मैं तो शहर कभी गई ही नहीं, मैं तो इसी गांव में रहती हूं, यहां पर मेरा परिवार रहता है। मैं भला शहर किस काम के लिए जाऊंगी? तुम्हें नौजवान कोई गलत फहमी हुई है, मुझसे मिलती जुलती कोई लड़की होगी और तुम मेरा नाम ले रहे हो। मैं ऐसी नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। वह लड़की मुझे डांट रही थी, कह रही थी कि तुम नौजवान लड़कियों को देख करके ऐसा ही करते हो। मैं ऐसी नहीं हूं कि तुम्हारे झांसे में आ जाऊं। मैं कोई शहर की नहीं हूं, मैं इसी गांव की हूं। मैं अचानक उसके पैरों की तरफ देखता हूं और जो देखता हूं मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैं जो देखता हूं उसके पैर जमीन से ऊपर जैसे हवा में तैर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तब मुझे उस परिवार की बात दिमाग में एकाएक आ जाती है जो मुझे बताया था कि बेटा, इस रास्ते पर आगे चलकर के एक चुड़ैल है। वह कैसा भी रूप, कैसा भी भेष बन सकती है और खास करके नौजवान लड़कों को फंसाने का काम करती है। जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में आती है, मैं फिर से उसकी तरफ देखता हूं। देखने में तो मेरी प्रेमिका जैसी लग रही थी, लेकिन हाँ, उसके कान मेरी प्रेमिका से कुछ बड़े दिखाई दे रहे थे और ऐसे कपड़े मेरी प्रेमिका नहीं पहनती थी। वह हमेशा टाइट कपड़ा पहनती थी, लेकिन यह ढीले ढाले कपड़े पहन रखी थी। मेरा रोम रोम खड़ा हो चुका था उसको देख करके। कहीं वह परिवार वाले जो कहानी बता रहे हैं, ये वही चुड़ैल तो नहीं है? और शायद नहीं, पक्का वही, मेरा मन कहता है। और अगले पल मैं डर जाता हूं। वह लड़की मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई और मुझसे बात कर रही थी। अभी भी वह बोलती जा रही थी, वह ज्यादा बोल रही थी। वह मुझे समझा रही थी कि तुम लड़के ऐसे ही हो, जहां पर अच्छी लड़की देखी वहां झूठ बोलने लगते हो कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम मेरे दोस्त को जानती हो ना। इस तरह की बातें करके लड़कियों को फंसाते हैं। मेरी आवाज बंद हो चुकी थी, बदन कांपने लगा था और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह लड़की मुझसे कुछ पूछ रही थी, मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं समझ चुका था यह इंसान तो हो ही नहीं सकती। इंसान हवा में नहीं चलती। और अगले पल मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूं। जब तक वह लड़की कुछ समझ पाती, मैं गाड़ी के अंदर सवार हो चुका था। मेरा इंजन स्टार्ट था, बस गियर लगाने की देर थी और वही मैं करता हूं। और मैं अगले पल अपनी गाड़ी को दौड़ा देता हूं उसी की तरफ। वह निश्चल खड़ी हुई, मेरी गाड़ी को आगे बढ़ते देख रही थी, लेकिन मैं उसके बगल से गाड़ी निकाल चुका था और आगे की तरफ बढ़ चुका था। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी गाड़ी का भी पीछा कर सकती है, और वही कर रही थी। वह तेज तेज बोलते हुए और मेरी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही थी। मैं फुल स्पीड में गाड़ी को भगा रहा था, लेकिन वह लगातार मेरा पीछा कर रही थी, चिल्ला रही थी, कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, मुझे रोकने का इशारा कर रही थी। लेकिन मैं तो समझ चुका था ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो एक प्रेत आत्मा है या फिर चुड़ैल। मैं जितना तेज भाग रहा था और उतना ही तेज वह मेरा पीछा कर रही थी। मेरी खिड़की बंद थी, लेकिन वह इतनी तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। वह मुझे रोकना चाह रही थी हर हाल में। वह कह रही थी कि मैं तुम्हें कुछ बता रही हूं, तुम मुझसे दूर मत भागो, अगर भागोगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मेरी बात सुन लो, रुको रुको। लेकिन मैं किस लिए रुकूं? मैं तो समझ गया था कि गांव वालों ने बताया है, यह तो वही चुड़ैल है जो मुझे अब खतरे में डालने वाली है। मैं भला उसकी बात क्यों सुनूं? आज देखने में एकदम मेरी प्रेमिका की तरह लगती थी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तब वह फर्क मैंने महसूस किया था। वह मेरी प्रेमिका हो ही नहीं सकती थी, या तो जानबूझकर के मेरी प्रेमिका बनकर आई थी ताकि मैं उस पर फिदा हो जाऊं और मेरा काम तमाम कर सके। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। अभी मैं रोड से बहुत दूरी पर था, अभी मुझे रोड पर पहुंचने में टाइम लगना था, लेकिन मैं भागे जा रहा था गाड़ी के साथ और मेरे साथ वह लड़की। मैं अब उसको लड़की तो नहीं कह सकता था,
वह जरूर वही चुड़ैल थी जो परिवार ने बताया था, लेकिन अभी तक उसने मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना शारीरिक रूप से ना मेरी गाड़ी को। अभी मेरी गाड़ी तेज गति से दौड़ रही थी। अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहुंचा सकती थी। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकती थी, मुझे मार सकती थी। मैं तो उसकी पहुंच में था, मैं उससे ज्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन अभी तक मेरे पीछे दौड़ती जा रही थी। मुझे आवाज देती, रुको रुको, मेरी बात सुनो, आगे मत बढ़ना, तुम खतरे में आ जाओगे। लेकिन इससे बड़ा और कौन खतरा हो सकता है? यही तो वह खतरा है जो मेरे पीछे पीछे भाग रही है। अभी से बड़ा खतरा क्या हो सकता है? मैं रुकता नहीं हूं, भागता रहता हूं। मेरी गाड़ी का वह लड़की लगातार पीछा कर रही है। मैं इतना डरा हुआ था ना कि मैं उस जगह से जितनी जल्दी निकल सकूं, बस निकलना चाहता था। मैं उसको अब समझ चुका था कि वह इंसान नहीं, वही चुड़ैल है। अगर मैं इसके पल्ले पड़ गया तब मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा और अपने घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और जो मैं फिर देखता हूं उस लड़की को कि दौड़ते दौड़ते नहीं, मैं उसको उड़ते हुए कह सकता हूं। इतनी तेजी से पीछा कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। जैसे वह रोड पर दौड़ रही थी, मैं उसको देख रहा था और देखते ही देखते अपना रंग रूप बदल लिया। वह एक बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगी थी। उसका चेहरा पिचका हुआ था, बाल सफेद थे। जो कुछ देर पहले जवान दिख रही थी, वह भी मेरी प्रेमिका की तरह अचानक अपना रंग रूप बदल लेती है। उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई पड़ती है। आवाज भी अब बदल चुकी है। भारी भारी सी आवाज मुझे सुनाई देती है। अब भी मुझे वह रोक रही थी, कह रही थी कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे तुम्हारे लिए खतरा है। तुम मेरी बात को समझो, तुम मारे जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। लेकिन मैं अब उसका दूसरा रूप देखता हूं तो और डर जाता हूं। मैं अभी तक गाड़ी में हूं और तभी सुरक्षित हूं। अगर मैंने गाड़ी रोक दी और दोबारा उसके सामने आ गया तब वह मेरी जान ले लेगी। अब तो खतरनाक दिखने भी लगी थी और मैं बहुत डर चुका था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैं इतना डरा हुआ था, अपनी टैक्सी को भगा रहा था कि जल्दी से मैं मेन रोड पर पहुंच जाऊं। लेकिन वह चुड़ैल जो पहले मेरी प्रेमिका की तरह दिखती है, फिर उसका रंग रूप बदलता है, फिर बूढ़ी बन जाती है और चिल्लाती है, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। अरे, खतरा तो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? मैं सोचता हूं मन में कि मैं कैसे भी चुड़ैल से अपनी पीछा छुड़ाऊं। जल्दी से मैं मेन रोड पर निकल जाऊं, तब शायद मैं इस चुड़ैल से बच सकता हूं। लेकिन मेन रोड अभी दूर था, पहुंचने में मुझे टाइम लगना था। और अचानक वह बूढ़ी औरत पीछे छूट चुकी थी। ना तो मेरे गाड़ी के आसपास दिखाई दे रही थी और ना मैं उसको देख पा रहा था। अचानक वह कहां चली गई? मैं अपना सर बाहर निकालता हूं और पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे वही बूढ़ी औरत फिर एक जवान लड़की में बदल चुकी है, लेकिन मेरी प्रेमिका की तरह नहीं। एक नजर मैं उसको जैसे ही देखता हूं और फिर वह मुझे दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है मतलब थोड़ा दूर थी। अतः मैं थोड़ा राहत का सांस लेता हूं और लंबी लंबी सांस भरने लगता हूं कि चलो जान छूटी, अब मैं सुरक्षित हूं, अब कोई मुझे खतरा नहीं है। जल्दी से मैं मेन रोड पर पहुंचूं और फिर अपने शहर की तरफ निकल पड़ूं। अजब मुसीबत थी। पहले तो मैं उसको अपना प्रेमिका समझ बैठा था। सचमुच मुझे लगा था कि वही है। अब मुझे धोखा देकर के गांव में आकर के बस गई है। मैं तो अपने दिल की भड़ास निकालने लगा था। लेकिन जब वह मुझे नहीं पहचानती तब मुझे थोड़ा आश्चर्य तो होता है, यह ऐसा कैसे हो गया था? जरूर वह शक्तिशाली चुड़ैल है और तभी तो अपना चोला बार बार बदल रही है, नया नया चेहरा अपने चेहरे पर लगा रही है। और मैं सांस लेता हूं, सांस छोड़ता हूं कि चलो आज मैं बच गया। अब मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस चुड़ैल को जब अपनी प्रेमिका के रूप में देखता हूं ना, तो वही प्रेमिका मेरे मन में तकलीफ देने लगी थी। वह दर्द, वह बेचैनी जो उस लड़की ने मुझे दिया था, उसका ख्याल आ जाता है। आखिर अचानक वह कहां गायब हो गई? कम से कम मुझे बोल तो देती कि अभी शादी नहीं करना है, 1 साल बाद करना है या फिर 2 साल बाद करना है। मैं उसको मना थोड़ी करता। कम से कम अपना घर का पता तो सही बता देती। चलो वह भी नहीं सही, अपना ऑफिस का पता बता देती सही वाली। लेकिन वह ऐसा भी नहीं करती है। शायद उसके मन में ऐसा था कि उसे मेरे साथ धोखा करना है, तभी तो जो चीज मुझे बताई सब गलत निकला। अगर वह सही लड़की होती तो ऐसा कभी नहीं करती। अपनी सच्चाई मेरे पास में रखती। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती तो मुझे बताती। मैं उससे प्यार करता था ना, सब कुछ मैं देखता। जो कुछ परेशानी है मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। मुझे लगा कि वह मुझसे तो प्रेम झूठ मूठ की करती थी। वह किसी और पैसे वाले लड़के से प्रेम में लगी हुई थी। मुझसे वह सिर्फ टाइम पास करती थी और दूसरे से वह मोहब्बत करती थी। तभी तो दिन में मुझे कभी दिखती नहीं थी।
बस रात के टाइम ही वह मुझे मिलती थी। मैं उसी के बारे में सोचते हुए और आगे की तरफ बढ़ रहा था। मुसीबत तो अब पीछे छूट चुकी थी, यानी वह चुड़ैल, वही तो मुसीबत की जड़ थी। अब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अब थोड़ा राहत महसूस करता हूँ और तभी देखता हूँ आगे का रास्ता तो ब्लॉक है। रास्ता टूटा हुआ है, जैसे यहाँ पर खुदाई हो चुकी है। पूरा रोड खुदा हुआ दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इसी रोड से इस गांव में आया था और एक इकलौता यही रोड है जो उस गांव को जोड़ता है। ऐसा कैसे? इतनी जल्दी कौन खुदाई कर सकता है? और अच्छा खासा खुदाई हुई थी, जैसे वहां पर कोई पुलिया का निर्माण होने वाला हो। मतलब मेरी गाड़ी उस रोड से तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं था। इतना गहरा गड्ढा मेरी गाड़ी तो पार ही नहीं कर सकती थी। अब यह क्या मुसीबत है? मैं ध्यान देने लगता हूं कि यही रोड है ना। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरा रोड इस गांव में आता ही नहीं है। जो सवारी को मैं लेकर गया था और उन लोगों ने सब कुछ बताया था, बेटा एक ही रोड है जो इस गांव को मेन रोड से जोड़ता है। उस रोड पर एक लड़की, जो वास्तव में एक चुड़ैल है, अलग अलग रूप रंग में दिखाई देती है। तब मैं उनकी बात को इग्नोर कर देता हूं। मुझे लगता है कि वह लोग अंधविश्वासी हैं, भूत प्रेत को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन मैं टैक्सी ड्राइवर था ना, मैं कहां डरने वाला था। मैं तो ऐसे ऐसे जगह से निकल जाता था जहां पर लोग जाने से डरते थे। तब मैं उनसे कहता था कि तुम लोग बहुत डरपोक हो। अरे ऐसा कोई भूत प्रेत चुड़ैल होती ही नहीं है। ये सब मन का वहम है। मन जो है ना, डर पैदा करता है, और जब डर पैदा होता है ना, तो भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन असली नहीं, दिमाग का सब खेल होता है, भ्रम होता है। मैं गाड़ी अब रोक देता हूं। जब आगे रास्ता ही नहीं है तो मैं अब पार कैसे करूंगा? अब पीछे तो मैं जाने का सोच नहीं सकता था, क्योंकि वह चुड़ैल से मैं भुगत चुका था। पीछे जाने का सवाल ही नहीं होता था। पीछे जाने का मतलब फिर से मौत का मुंह में जाने वाले रास्ते पर जाना, और ऐसा गलती तो मैं हरगिज नहीं करने वाला। मैं गाड़ी से उतर करके उस खड्डे की तरफ जाता हूं। अंदाजा लगाता हूं कि इतनी जल्दी खुदाई कैसे हो सकती है। इसमें तो काफी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, और तब भी एक दिन में खुदाई नहीं हो पाएगी। तब मुझे ध्यान आता है, अरे भाई, अब तो मशीनों का जमाना है। जेसीबी सैकड़ों मजदूरों का काम आराम से कर देती है। शायद यहां पर जेसीबी से खुदाई हुआ है, तभी तो इतनी जल्दी सब हो गया है। क्योंकि जब मैं इधर से गुजरा था तब यहां तो रोड टूटा ही नहीं था, ना कोई खड्डा था। मतलब यहां पर कोई पुलिया जैसा बनने वाला है। लेकिन इनको रास्ता तो निकालना चाहिए ना। अगर रोड ब्लॉक किया जाता है तो एक रास्ता जरूर खोला जाता है जिससे गाड़ी वहां गुजर सके। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं उस खड्डे के पास खड़ा था और आसपास में देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई मजदूर, कोई मिस्त्री या फिर यहां का कोई बंदा मुझे दिखाई दे, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि भाई, मेन रोड पर जाने के लिए मैं अब क्या करूं। लेकिन वहां अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, देखने की कोशिश करता हूं कि कोई मजदूर होगा। काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता है। मैं वापस लौटता हूं कार के पास में, अपनी टैक्सी के पास में, और मैं सोच विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे पीछे गांव की तरफ जाना चाहिए या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए? पीछे तो मैं मतलब ही नहीं कि मैं जाने वाला था। अब रहा दूसरा रास्ता जो मेन रोड तक मुझे ले जाए, और मैं इधर उधर देखने लगता हूं। तभी मुझे गड्ढे की तरफ से कोई आता हुआ दिखता है। उसके हाथ में मिट्टी खोदने वाला औजार था, यानी कुदाल था, और मेरी तरफ ही आ रहा था। नीचे तो कुछ पहन रखा था उसने, लेकिन ऊपर का बदन बिना कपड़ों का था। मिट्टी से सना हुआ दिखाई दे रहा था, पसीने से लथपथ। जब मैं उसको देखता हूं, मुझे वह मिट्टी खोदने वाला कोई मजदूर ही दिखाई दिया। मैं उसको देख नहीं पाया, शायद वह गहरे गड्ढे के अंदर में था, तभी तो नजर नहीं आया। उसको देखते ही मेरे मन में एक जोश आ जाता है कि चलो अब यही बताएगा। मजदूर बताएगा कि मैं अपनी गाड़ी मेन रोड पर कैसे ले जाऊं। आखिर रोड तो यही खुदा था। मजदूर जैसे ही मेरे पास से गुजरने लगता है और मैं उसकी रोक देता हूं। सुनना भैया जी, ये रोड आप लोगों ने खुदाई किया है ना? वह मजदूर मेरी तरफ देख रहा था और अपने शरीर पर मिट्टी को झाड़ रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी अभी नहीं बोला था। मैं कहने लगा कि भैया जी, आपने रास्ता खोद दिया है, तो अब मैं आगे कैसे जाऊंगा? यहां क्या बना रहे हो? क्या कोई पुलिया बनने वाला है? लेकिन वह मजदूर कोई भी जवाब मुझे नहीं देता। मुझे लगने लगा कि यह तो बेचारा मजदूर है, इससे ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। चलो इससे रास्ता ही पूछ लेते हैं, इसको कम से कम रास्ता तो पता होगा। मैं उससे पूछता हूं, भैया जी, मुझे मेन रोड पर जाना है, मैं किधर से जाऊं? अब वह एक तरफ उंगली का इशारा दिखाने लगा, मतलब पीछे।
जब पीछे देखता हूं तो समझ नहीं पाता कि आखिर पीछे कहां तक। मैं ज्यादा पीछे तो लौटना नहीं चाहता था। मैं जानता था पीछे वह चुड़ैल है। मैं उस जगह तो बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। मैंने पूछा, भैया जी आप कुछ बोल भी पाओगे? तब वह बोलता है। उसकी आवाज कुछ अलग थी। खैर मुझे उसकी आवाज से कुछ लेना देना नहीं था। वह बोलता है, बस थोड़ा सा पीछे चले जाओ, वहां से देखना आपको रास्ता नजर आ जाएगा। कच्चा रास्ता है लेकिन संभाल के जाना, गाड़ी तुम्हारी निकल जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर के खुश हो जाता हूं। जैसा मेरा अनुमान था वैसा ही यह बता रहा था। मैं जानता था कि कोई भी रोड पर कोई काम चलता है तो उसके साथ में एक रास्ता जरूर निकाला जाता है ताकि आने जाने वालों को ज्यादा परेशानी ना हो। मैं मन ही मन खुश हो जाता हूं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बैक करने लगता हूं। तब तक वह मजदूर पीछे की साइड में जाता हुआ दिख रहा था। जब तक मैं गाड़ी मोड़ता हूं तब तक मजदूर एक जगह पर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो अपना इशारा हाथ का करता है, मतलब इस साइड से रास्ता मेन रोड की तरफ जा रही है। मैं देखता हूं तो वाकई में एक कच्चा रास्ता मुझे दिखाई देता है। फिर मैं उसको बुलाता हूं, वह आता भी है और मैं कहता हूं कि मेरी गाड़ी, मेरी टैक्सी तो निकल जाएगी ना? तब वह बताता है कि हाँ, आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। मैं उसको धन्यवाद बोलता हूं कि आपने मेरी मदद की है, नहीं तो मैं परेशानी में घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल चेहरा सपाट दिख रहा था। बस उसकी आंखों में एक चमक नजर आ रही थी। खैर उस मजदूर से मुझे और कोई काम नहीं था। मैं दोबारा उसको धन्यवाद बोलता हूं लेकिन वह कोई रिएक्ट नहीं करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। मैं उस कच्चे रास्ते पर अपनी टैक्सी चलाने लगता हूं। इतना बड़ा रास्ता भी नहीं था। हाँ, मैं थोड़ा संभल संभल करके टैक्सी को आगे बढ़ा रहा था। नया रास्ता था, जैसे लग रहा था कि आज ही यह रास्ता बना हो। मैं आगे बढ़ता जा रहा था लेकिन अभी तक मेन रोड मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि थोड़ा और आगे और चलना पड़ेगा। जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहीं से मेन रोड स्टार्ट होगा, मेरा मानना था और मैं आगे चलता रहता हूं। कुछ दूर जाने के बाद वह नया रास्ता एक अन्य रास्ते में मिल चुका था। वह रास्ता नए रास्ते से अलग था और मैं जब आगे देखता हूं तो मुझे कुछ घर आगे दिखाई देते हैं और वहां पर रोशनी भी है और कुछ लोग उसी रास्ते पर एक खड़े नजर आते हैं। मुझे लगा कि बस मैं ऐसे ही रास्ते पर आ चुका हूं। यह गांव का रास्ता है, अब बिल्कुल सुरक्षित है और गांव के लोग इस वक्त में जगे हुए थे। ऐसा क्यों? मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है। और आखिरकार मैं जब वहां से गुजरने लगता हूं तो देखता हूं कि एक बूढ़ा इंसान बीच रास्ते पर खड़ा मेरी टैक्सी को रोकने का इशारा कर रहा था और मैं रोकना नहीं चाहता था। यह नया इलाका था और यहां क्या चल रहा था वो तो मुझे मालूम नहीं था। मैं हॉर्न देने लगा ताकि वह मेरे रास्ते से हट जाए लेकिन वह बूढ़ा इंसान हटता नहीं है। बीच रास्ते पर खड़ा अपना दोनों हाथ फैलाए जैसे टैक्सी को रोकने का मन बना लिया है। आखिरकार मुझे टैक्सी रोकनी ही पड़ती है। बूढ़ा दौड़ करके मेरी खिड़की पर आता है, कहता है कि बेटा मदद कर दो, हम लोग परेशान हैं। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, आखिरी महीना है और उसका तेज दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल लेकर जाना है, आप हमारी मदद कर दो। बहू को अस्पताल पहुंचा दो, आप मेरी मदद करो। बूढ़ा हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। मुझे लगा कि हाँ, ऐसे काम के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। यह बहुत पुण्य का काम होता है। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना, वह भी सही वक्त में, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि बाबा जल्दी करो और ले आओ अपनी बहू को। लेकिन कौन सा हॉस्पिटल में जाना है? शहर में तो नहीं जाना है। तब वह कहने लगे, नहीं, इसी रोड पर वह हॉस्पिटल है, ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, उसमें मेरा एक डॉक्टर जान पहचान का है। तब तक उसकी बहू आ जाती है। एक बूढ़ी औरत उसको पकड़े हुए नजर आती है। मैं देखता भी हूं कि उसका पेट जरूरत से ज्यादा बाहर है, मतलब बूढ़ा सही कह रहा है, इसका आखिरी महीना चल रहा है। और वह दर्द में भी लग रही थी, वह धीरे धीरे कराह रही थी। मैं देख रहा था। मैं गेट खोल देता हूं, नीचे उतर करके उस बूढ़ी औरत को कहता हूं कि आप पहले अंदर चले जाइए, फिर अपनी बहू को अपने पास बिठा लीजिए। लेकिन बूढ़ी कहती है कि बेटा मुझे नहीं जाना है, यहां पर घर बार कौन देखेगा, मेरी बहू जाएगी और वह जाएंगे। वह कौन? यानी वह बूढ़ा आदमी, शायद उसका ससुर था। मैंने कहा, जिसको चलना है जल्दी से बैठ जाओ, मुझे अपने शहर लौटना है और मुझे भी देर हो रही है। मैं आपको जल्दी से छोड़ करके और अपने शहर की तरफ निकलना है। तब वह बूढ़ी औरत अपनी बहू को पिछली सीट पर बिठाती है और फिर वह बूढ़ा भी अपनी बहू के पास आकर के बैठ जाता है। मतलब इसका हस्बैंड कहीं बाहर है। गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है। मैं ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि बाबा मैं अब गाड़ी चलाऊं ना, आप लोग सही से बैठ गए हो ना?
तब बूढ़ा कहता है कि हाँ बेटा, आप गाड़ी चला लो, लेकिन थोड़ा धीरे चलाना बेटा, आप समझदार हो। मैं अपनी टैक्सी चलाने लगा था, हाँ थोड़ा आराम से। मैं जानता था कि पिछली सीट पर प्रेग्नेंट महिला बैठी हुई है, मुझे आराम से चलना चाहिए, और वैसे ही मैं गड्ढे होते देख करके गाड़ी चलाने लगता हूँ। लेकिन वह हॉस्पिटल कहाँ पर था? अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो गाड़ी चलाते हुए खास समय हो चुका था। समय का अंदाज मैं लगाता हूँ। तब मैं बूढ़े से कहता हूँ, बाबा और कितनी दूर है वो आपका हॉस्पिटल? तब वह कहता है कि ज्यादा दूर नहीं है बेटा, बस आप सीधे चलते रहो, जल्दी हम उस अस्पताल में पहुंच जाएंगे। मैं फिर चलने लगता हूं, लेकिन वह हॉस्पिटल अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया था, जबकि चलते हुए ज्यादा समय बीत चुका था। मेन रोड भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। और कितनी दूर है अस्पताल? मैं बाबा से कहता हूं। बाबा कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैं तो आगे देख रहा था। फिर मैं दोबारा वही सवाल दोहराता हूं कि बाबा, और कहां पर है आपका हॉस्पिटल? अभी तक मुझे नजर तो नहीं आ रहा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, खेत खलिहान ही नजर आ रहे हैं। इस देहात क्षेत्र में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है बाबा? मैं कार चलाते हुए आगे देखते हुए बाबा से पूछ रहा था। लेकिन जब कोई जवाब मुझे नहीं मिलता तो मैं पीछे मुड़ता हूं, और जो देखता हूं ना, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। पिछली सीट पर बाबा जी नजर ही नहीं आ रहे, और वह प्रेग्नेंट लेडी आराम से बैठी हुई नजर आ रही है। उसका फूला हुआ पेट अब समतल नजर आ रहा है, और जब उसकी आंख मेरी आंख से मिलती है तो मुस्कुराने लगती है। मतलब चलती हुई कार से बाबा जी कहां उतर गए? और ये औरत तो प्रेग्नेंट थी, मैं इसका बड़ा पेट देखा था। ये दर्द में थी, रो भी रही थी। अचानक इसका फूला हुआ पेट पिचक कैसे गया? तभी वह औरत जोर से हंसती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं गाड़ी का ब्रेक लगा देता हूँ। गाड़ी एक झटके से रुक जाती है, और फिर जब पलट कर देखता हूँ कि आखिर ये पीछे आखिर चल क्या रहा था। लेकिन जैसे ही फिर पलटता हूँ, पिछली सीट से 2 हाथ मेरे गले को दबोच लेते हैं, और इतनी तेजी से कि मैं संभल भी नहीं पाता हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं एक अंधेरी दुनिया में जा चुका हूँ, जहां पर हर तरफ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। मेरी जब आंख खुलती है तो अंधेरा ही अंधेरा मुझे नजर आता है। आसपास में शोर सुनाई देता है, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हों और किसी विषय पर बात कर रहे हों। लेकिन मैं कहाँ था? मेरे साथ क्या हुआ था? कुछ ही क्षण में मुझे याद आ जाता है कि मैं तो अपनी टैक्सी चला रहा था। एक प्रेग्नेंट लेडी और एक बूढ़ा बाबा मेरी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे, और अचानक बूढ़ा बाबा गायब हो जाते हैं। प्रेग्नेंट महिला का पेट समतल हो जाता है, और अचानक वह मुझ पर हमला करती है। अपने हाथों से मेरा गला घोंटने लगती है, और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि फिर मुझे हुआ क्या था, और मैं अब कहाँ था। यहाँ पर इतना अंधेरा कैसे है? बाहर कैसा शोर है? मैं अपनी आंखें अंधेरे में गड़ाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे अंधेरी दुनिया हो, वहां पर उजाला नाम की कोई चीज ना हो। लेकिन शोर जरूर सुनाई दे रहा था, जैसे कई लोग बैठे हुए या खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। लेकिन कहाँ थे वो? मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे थे? मैं आवाज को सुनने का प्रयास करता हूँ और उठकर खड़ा हो जाता हूँ। मेरे शरीर में अचानक कमजोरी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं महीनों से बीमार पड़ा था। शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी है। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने आप को खड़ा करने में सफल हो जाता हूँ। फिर आवाज की दिशा में चल पड़ता हूँ। कई बार मुझे ठोकर भी लगी और मैं गिर भी गया। मैं उस आवाज की दिशा में बढ़ रहा था जहां पर मुझे शोर सुनाई पड़ रहा था। वह शोर अब तेज होने लगा था। मुझे विश्वास होने लगा कि मैं नजदीक पहुंच चुका हूं, और वाकई में मुझे एक रोशनी दिखाई देने लगी। वहां पर कुछ लोग घूमते हुए, खड़े हुए नजर आने लगे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, और तब मैं देखता हूं वह रोशनी पुराने जमाने वाले पेट्रोमैक्स यानी लालटेन की थी। लेकिन यह जमाना तो अलग था। यहाँ तो बिजली का जमाना है। ये लालटेन तो दुनिया कभी का पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन मैं जब देखता हूं तो आश्चर्य होता है। मैं धीरे धीरे उस लालटेन के पास पहुंच जाता हूं। वहां पर कई लोग इधर उधर टहल रहे थे, और कुछ लोग मुझे बैठे हुए भी नजर आए। अजीब ढंग का कपड़ा पहने हुए थे। अजीब सा फैशन लग रहा था। एक चोला, वह भी काले रंग का। लगभग एक जैसे ही सभी ने वह चोला पहन रखा था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सर के बाल बढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। मैं उनमें बिल्कुल अलग लग रहा था। किस विषय पर बात कर रहे थे मैं तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। वह भाषा भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं एक से पूछता हूं कि भाई, यह जगह कौन सी है? आप क्या बता सकते हैं? वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसके सामने कोई अजूबा आ चुका हो। जैसे मैं इस धरती का हूं ही नहीं, मैं किसी और ग्रह से आया हुआ एलियन हूं।
वह मुझे ऐसे ही घूर रहा था और अचानक वह तेज शोर करने लगा। जैसे ही वह शोर करने लगा, जो बाकी लोग इधर उधर घूम रहे थे सब मेरे पास में आ चुके थे। एक गोल घेरा बना चुका था। घेरे के अंदर मैं था। उनकी आवाज, भाषा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब मुझे देख करके जैसे एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूं। उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया था, जैसे मुझे इस जगह से जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं उनसे डरा नहीं था। मैं उनसे लगातार पूछ रहा था कि आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते हैं, यह जगह कौन सी है? मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। मेरी टैक्सी कहां पर है? क्या आप लोगों ने मेरी टैक्सी को कहीं पर देखा है? लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। शायद वह लोग मेरी भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। हाथ के इशारे से उनको बताने लगा, लेकिन तब भी वह समझ नहीं पा रहे थे। अजीब इंसान थे वह सब के सब शोर मचा रहे थे, लेकिन मेरे सवालों का कोई जवाब दे नहीं पा रहा था। मुझे लगने लगा, क्या मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूं? यहां पर इतना अंधेरा क्यों है? अगर ये लालटेन बड़ी सी जलती हुई मुझे नजर नहीं आती तो हर तरफ तो अंधेरा ही था। जिधर देखो उधर ही अंधेरा। आसमान में देखता हूं तो वहां पर भी मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है। वह सब देख करके मैं डर चुका था। मुझे एहसास ऐसा होने लगा कि उस घटना के बाद मैं मर तो नहीं गया और मेरी आत्मा यहां पर भटक रही है। तब मैं अपने आप को चिकोटी काटने लगता हूं। तब मुझे दर्द का एहसास होता है। अतः मैं समझता हूं कि शायद मैं जिंदा हूं, लेकिन कंफर्म मैं नहीं था। अभी भी मुझे शक लग रहा था। वह शोरगुल बहुत तेज हो चुका था। तभी एक आवाज वहां पर सुनाई देती है। उन सभी से अलग वह आवाज एक औरत की लग रही थी, जो जोर से चिल्ला करके सभी को शांत करने के लिए बोल रही थी। वह आवाज सुन करके मैं भी उस तरफ देखने लगा जिधर से वह आवाज आती हुई नजर आ रही थी। और जब मैं देखता हूं तो एक औरत लगभग 30 साल की मुझे आती हुई नजर आती है। बाल खुले हुए थे। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। मैं उसके कपड़ों को ध्यान से देखता हूं तब लगता है कि यह तो हम जैसे पहनते हैं कपड़ा वैसे ही है। मतलब जो भी उस औरत ने कपड़ा पहन रखा था यह मेरे जमाने का था, और वह जो भी लोग थे वह पुराने जमाने का कपड़ा पहन रखे थे। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। और जब वह औरत पास आ जाती है तो मैं खुद चिल्लाने लगता हूं, क्या आप मुझे बता सकती हैं यह कौन सी जगह है और मैं इस जगह पर कैसे आ गया हूं? औरत सभी को हटाती है। वह भी उसी भाषा का प्रयोग कर रही थी जो इंसान वहां पर बोल रहे थे। लेकिन जब मैं उससे बोलता हूं तो मेरी भाषा में कहती है, जरा मैं इनको साइड कर दूं, फिर हम आराम से बात करेंगे और मैं फिर तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकती हूं। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, ये जल्दी से हटने वाले लोग नहीं हैं, इनको हटाना पड़ेगा, तब मैं तुमसे बात कर पाऊंगी। आखिरकार वक्त थोड़ा लगता है और वहां से सभी लोग को एक साइड में भेज दिया। तब मेरे पास में आती है, मुझे फिर से घूर करके देखती है और कई सवाल पूछती है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? और यहां पर क्या तुम चल करके आए हो या फिर रास्ता भटक करके? और तब मैं बताता हूं कि न ही तो मैं रास्ता भटका हूं और न ही मैं चल करके आया हूं। मैं पिछली कहानी उसको सुनाता हूं और कहता हूं कि जब मेरी बेहोशी टूटी तो मैं अंधेरी जगह पर था। तब मुझे यहां पर कुछ शोर सुनाई दिया तो मैं इस जगह पर आ गया था और अब मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? आप बताएंगी कि मेरी टैक्सी कहां पर है और इस जगह पर इतना अंधेरा क्यों है? ये लालटेन यहां पर क्यों जल रहा है? यहां तो बिजली होनी चाहिए थी। वह औरत हल्की सी मुस्कुराती है और मेरी ही भाषा में कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, नहीं तो यह लोग आसपास में ही हैं। वैसे तो मैंने उनको समझा दिया है, लेकिन भरोसा नहीं कर सकती। वह कुछ भी कर सकते हैं। तुम उनके लिए बिल्कुल अनजान हो। वह तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। मैं उस औरत की बात सुनकर के डर चुका था। औरत का कहना था कि जिन लोगों से तुम मिले हो, जिन लोगों ने तुम्हें देखा है, तुम्हें घेरा हुआ था, वह लोग तुम्हें आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। वह समझते हैं कि तुम उनके लिए एक खतरा हो और वह बहुत ही नाराज हैं। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जल्दी चलो ताकि हम सुरक्षित जगह पर पहुंच सकें। यह सब सुन करके मैं भयभीत हो चुका था। मैं कहने लगा, क्या आप बता सकती हैं यह कौन सी जगह है? मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूं और यहां से निकलने का रास्ता कहां है? मेरी टैक्सी आपने कहीं पर देखी है? मैं रोते रोते उस औरत से अपनी बात कहता हूं। तब वह औरत कहती है, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं फिर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। मैं उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। वह काफी बेचैन हुए पड़े हैं। हम यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। हम एक ठिकाने पर चलते हैं जहां पर हम सुरक्षित हो जाएंगे। तब हम आपस में बात करके फैसला लेंगे कि क्या करना है। तुम जो भी पूछोगे मैं उसका सही जवाब दे पाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जितना जल्दी हो सके मेरे पीछे पीछे चलो। वह औरत बहुत तेज चल रही थी।
अंधेरे में जैसे उसको साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा शरीर तो कमजोर पड़ चुका था और मुझे अंधेरे में साफ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं उस औरत का पीछा कर रहा था, लेकिन कई बार लड़खड़ा करके गिर जाता था। तब वह औरत मेरे पास में आती, मेरा हाथ पकड़ती और कहती है, थोड़ा हौसला रखो, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, बस थोड़ी देर और अपने को संभाल लो, बस थोड़ा सा और। इस तरह बोलते बोलते मुझे हौसला देती हुई एक जगह पर पहुंचती है। वहां पर भी मुझे अंधेरा ही नजर आता है। वह खड़ी हो जाती है और तब मैं ध्यान से देखता हूं, वह एक दरवाजा था सफेद रंग का, जो मुझे अंधेरे में नजर आ गया था। वह दरवाजे पर जाकर के उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही खोलती है, अंदर से भरपूर रोशनी बाहर में आने लगती है। बहुत तेज रोशनी थी। मेरी आंखें चौंधिया चुकी थीं। मैं कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करता हूं, फिर खोलता हूं और वह औरत मेरी बाजू पकड़ करके अंदर खींच लेती है। बाहर नहीं, बाहर हम लोग खतरे में हैं और खास करके तुम, जल्दी अंदर आओ। और जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करता हूं, वह दरवाजा बंद हो जाता है। औरत एक पुरानी कुर्सी पर बैठ जाती है, लकड़ी की पुरानी कुर्सी जिस पर कुछ आकृति बनी हुई थी। वह पुराने जमाने की स्टाइल वाली कुर्सी थी और ऐसी कुर्सी वहां पर और भी थी। हर एक कुर्सी पर कुछ न कुछ चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा था और वह सब चित्र ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर बैठे हुए हों। ऐसे ही डिजाइन में वह कुर्सी बनी हुई थी। वही कुर्सी पर बैठ करके फिर मुझे इशारा करती है कि तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ और घबराने की जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित आ चुके हैं। अगर वह लोग हमें ढूंढेंगे भी तो ढूंढ नहीं पाएंगे, यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। अब उस कमरे की रोशनी हल्की पड़ चुकी थी। उस हल्की रोशनी में उस औरत को मैं गौर से देखता हूं। वह लगभग 30 साल की लग रही थी जब मैं उससे मिला था, लेकिन इस घर में देखता हूं तो वह बिल्कुल नौजवान लग रही है, 20-22 साल की। उसके चेहरे का रंगत भी बदला हुआ था। पहले उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था, लेकिन इस वक्त एक ताजा गुलाब की तरह खिला हुआ था। हल्का गुलाबी रंग जैसे उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मुस्कुराहट उसके होठों पर नजर आ रही थी। मतलब इस घर में पहुंचने के बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव हो चुका था, लेकिन कपड़ा लत्ता जो पहन रखी थी वह तो मेरे ही जमाने का लग रहा था। तब वह मुझसे पूछती है, प्यास लगी है? मेरे होंठ सूखे हुए थे और पानी की जरूरत महसूस कर रहा था, लेकिन मैं डरा हुआ था। बोल नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं हूं कहां पर? मेरी टैक्सी कहां पर है? क्या मैं इस जगह से कभी बाहर निकल पाऊंगी? मेरे मन में ऐसे ही सवाल उपज रहे थे। तभी वह लड़की, अब लड़की कहना ही उसको सही होगा क्योंकि उम्र का फासला अब कम हो चुका था, 20-22 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। शायद उसको पता चल चुका था कि मुझे प्यास लगी है। अब बिना कुछ बोले हुए उस कमरे में एक पर्दे के पीछे चली जाती है और कुछ ही देर में जब लौट के आती है तो उसके हाथों में एक बड़ा सा गिलास होता है और उसमें से कुछ धुआं सा निकल रहा था। जब वह मेरे हाथों में पकड़ती है तो गिलास मुझे बहुत ठंडा महसूस होता है और उसमें से जो धुआं सा निकल रहा था, मैं उसको देख करके डर चुका था। ये क्या बला है? मैं जान ही नहीं सकता था। हिचक रहा था उस गिलास को लेने से, लेकिन उस लड़की ने मुझे गिलास पकड़ा दिया और कहने लगी, एक सांस में इस शरबत को तुम पी जाओ और देखना तुम्हारे शरीर में जो ताकत की कमी है यह शरबत पूरा कर देगा। एक तरह का यह जादुई शरबत है, यह तुम्हारे शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। देर मत करो, यह धुआं खत्म होने से पहले इस शरबत को तुम पूरा खत्म कर दो। पूरा पी जाओ, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम मेरे घर के अंदर हो, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हें कोई खतरा हो। यह घर मेरा है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। पत्ते पर ध्यान आया तो मुझे इस जगह पर अभी तक एक भी पेड़, एक भी पौधा मुझे नजर नहीं आया था। ये कौन सी जगह है? तभी लड़की कहती है कि अभी तक तुम सोच रहे हो, इस शरबत को पी लो, देखो इसका धुआं खत्म हो रहा है। अगर इसका धुआं खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी पावर खत्म हो जाएगी। जितना जल्दी हो इसको तुम पी लो। मैं डर तो रहा था कि न जाने यह शरबत कैसा हो, कहीं यह मेरी जिंदगी का अंत न कर दे। ऐसा शरबत जिससे धुआं उठ रहा हो मैंने आज तक सुना भी नहीं था, लेकिन उस लड़की का कहना था यह शरबत जादुई है, इसमें ताकत है। और फिर मैं शरबत को पी जाता हूं। बड़ा कसैला लगता है उसका स्वाद। जब मैं शरबत पी लेता हूं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरी ताकत बढ़ी हुई है। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी महसूस होता है कि मेरी आंखें भारी हो रही हैं, जैसे मेरी आंखों में नींद भर रही हो, पलकें भारी हो रही हों। शायद उस लड़की को सब मालूम था कि मेरे साथ में क्या होने वाला था
और उसके लिए वह पहले से ही तैयार थी। मेरा बाजू पकड़ती है और कहती है, चलो अभी कुछ देर तक तुम्हें नींद आएगी और तुम्हें आराम भी करना चाहिए। और देखना, जब तुम सो करके उठोगे, जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी, तुम्हारे पूरे शरीर में ताकत का एहसास होगा। यह ऐसा ही जादुई शरबत है। तब तक मेरी पलकें बहुत भारी हो चुकी थीं। मुझे इतना याद है कि उस पर्दे के पीछे एक और कमरा था। उसमें पुराने जमाने का जैसा एक लकड़ी का बड़ा सा पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग के सिरहाने जानवरों के चित्र बने हुए थे, जैसे दो भेड़िए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे हों। अगले पल वह लड़की मुझे इस पलंग पर सुला देती है और इस पलंग पर मुझे एहसास होता है कि जो मैंने उस भेड़िए को देखा था, जैसे वह मुझे अपनी आंखों से घूर रहे हों। और अगले पल मैं नींद के आगोश में समा जाता हूँ। मतलब मैं अब नींद में था। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि मैं एक सपनों की दुनिया में आ चुका हूँ। हर तरफ हरियाली, फूलों की सुगंध मुझे महसूस होती है। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं सुंदर फूलों के बगीचे में टहल रहा हूँ। आसपास में तितलियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, वह भी रंग बिरंगी। हर कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। मैं आश्चर्य से उनको देखता हूँ। इतनी बड़ी तितलियां तो मैंने कभी देखा नहीं। और वहां पर जो फूल मुझे नजर आ रहे थे वह भी बड़े अलग। ऐसा रंग, ऐसी खुशबू मैंने आज तक न देखा, न महसूस किया। तब तक मैं देख रहा हूं कि वही लड़की भागती हुई नजर आती है। वह डरी हुई दिखाई दे रही है। मेरे पास आकर के वह मुझसे मदद मांगती है कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, नहीं तो वह सब मुझे बंद कर देंगे, अपने कैद में रख लेंगे। तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, वह मेरी बाहों में आ जाती है, जैसे वह छिपना चाहती हो, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं सामने देखता हूं तो कुछ भेड़िए मुझे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। मुझे उन भेड़ियों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, जैसे मैं उन भेड़ियों को जानता हूं। वह तो मेरे पालतू हैं। मैं उनको डांटता हूं, उनको कहता हूं कि भाग जाओ यहां से, ये लड़की डर चुकी है, इसको और मत डराओ। तब वह भेड़िए मेरे आदेश को मानते हैं और उसी दिशा में लौट जाते हैं जिस दिशा से आते हुए दिखाई दिए थे। वह लड़की बहुत खुश हो जाती है, मुझे बाहों में कस करके पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो भेड़िए मुझे पकड़ करके ले जाते, कैद कर लेते, फिर मैं निकल नहीं सकती थी। मैं उसको समझाता हूं कि मेरे रहते हुए वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तब वह लड़की मुझसे प्यार करने लगती है और इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। मैं अपने आप को उस लकड़ी के पलंग पर पाता हूं जिस पर सो चुका था। यह वही पलंग था जिसके सिरहाने लकड़ी के दो भेड़िए बने हुए थे, जिनकी आंखों से लाल चमक निकलती हुई महसूस हो रही थी। और अपने बगल में देखता हूं तो वही लड़की दिखाई देती है, वह भी नींद में। हम दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त नजर आते हैं। क्या मतलब है इसका? यह कैसा मैंने स्वप्न देखा था? यह लड़की मेरे बगल में कैसे सो गई थी और इसने मेरे साथ क्या किया था? मैं डरा हुआ था ये सब देख करके। मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं सपनों की दुनिया में हूं। हकीकत की दुनिया से दूर अपने आप को मैं महसूस करने का कोशिश करता हूं। तब मुझे महसूस होता है कि नहीं, यह सपनों की दुनिया नहीं है, यह हकीकत है और यह सब बिल्कुल सच है। मैं उस लड़की को उठाता हूं, उठो उठो। अतः वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है और आखिरकार उठकर बैठ जाती है। अपने कपड़े सही करती है और मेरी तरफ देखती है। उसके होठों पर मुझे मुस्कुराहट दिखती है और वह मुस्कुराहट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि लड़की ने मेरे साथ में धोखा किया है, ये धोखेबाज है। मेरी प्रेमिका की तरह बिल्कुल एक जैसी दोनों थीं। मुझे गुस्सा आ चुका था। अब तब मैं उस लड़की को बोलता हूं कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया? अतः वह लड़की बोलती है कि माफ करना दोस्त, मैं जब से तुम्हें देखा मैं तुम्हें पाना चाहा। मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैंने अपने दिल की बात सुनी। इसमें कोई धोखा नहीं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम भी मेरे साथ में वही किया था। क्या तुम भूल गए हो? मैं समझ गया था। मैं समझ गया था कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूं जहां पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा है कि मैं शांत रहूं और यहां से निकलने के लिए सोचूं, इस लड़की से मदद लूं। अब तभी ऐसा हो पाएगा। और मैं अपना गुस्सा पी जाता हूं। फिर उस लड़की से कहता हूं कि चलो भूल जाते हैं इस बात को। हाँ, अब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कौन सी जगह पर हूं। मैं इस अंधेरी जगह से कैसे बाहर निकल सकता हूं? तब वह लड़की कहती है, यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। तुमने तो देख ही लिया बाहर में कैसे कैसे लोग बाहर में तुम्हारा इंतजार करते हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर निकालूंगी। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं कहता हूं कि मैं कहां पर हूं?
कम से कम इतना तो मुझे मालूम होना चाहिए। तब वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तुम एक अंधेरी दुनिया में हो। जो इस दुनिया में एक बार आ जाता है वह यहां से निकल नहीं पाता, इसी अंधेरी दुनिया का निवासी बन जाता है। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं तुम्हें जरूर निकालूंगी, लेकिन सही वक्त आने दो। वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और मेरे से कोई सवाल मत पूछना। इस घर में कुछ दिन तक तुम्हें रहना पड़ेगा मेरे साथ। तब मैं उसकी तरफ देखता हूं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैं समझ गया था कि वह मुझसे क्या चाहती है और तभी तो वह इतना खुश नजर आ रही थी। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, तुम कौन हो? तुम इस अंधेरी दुनिया की तो लगती नहीं हो। यहाँ का तो पहनावा कुछ अलग ही है जो मैंने देखा है। इंसानों को जो अलग से लगते हैं, ये काला चोला पहने हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो हमारी दुनिया की तरह लग रहे हैं। तो तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ। तब वह एक लंबी सांस लेती है, कहती है कि तुम नहीं पूछो तो मेरे लिए अच्छा है। मेरा पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है। सच में मैं इस दुनिया की नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी दुनिया की रहने वाली हूं। मैं कैसे इस दुनिया में आ गई, यह एक लंबी दास्तां है। बस मोटा मोटी तुम्हें इतना बता सकती हूं कि मुझे भी धोखे में रख करके इस जगह पर लाया गया था। मैं एक लड़के से प्यार कर रही थी जो बहुत ही सुंदर शरीफ लगता था। सबसे सुंदर उसकी आंखें थीं और उसके प्यार में मैं इतना पड़ चुकी थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। लेकिन वह मना करता था कि मेरी दुनिया अलग है तुम्हारी दुनिया से, तुम मेरी दुनिया में रह नहीं पाओगी। लेकिन मैं जानती थी कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। वह जानबूझ करके मुझे डरा रहा है कि मैं उसका साथ छोड़ दूं। लेकिन मैं हद से ज्यादा उससे प्यार करती थी और फिर कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ दुनिया में चलूंगी। उसने मना तो बहुत किया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। तब वह मेरा प्रेमी इस अंधेरी दुनिया में मुझे ला दिया था। लेकिन उस अंधेरी दुनिया का वह कोई राजकुमार नहीं था, एक अदना सा इस दुनिया का इंसान था। इस अंधेरी दुनिया का जो राजा है वह तो बड़ा ही भयानक है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं दहल चुकी थी और तब से मैं भागती फिर रही हूं। यह घर मुझे दिखा तो इस घर में आ गई। यहां पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया, अपनी बेटी की तरह मुझे इस घर में शरण दिया, सब कुछ बताया, मुझे कुछ शक्ति भी दी ताकि मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर सकूं। और उसके बाद एक रात मैं सोती हूं। यहां तो दिन होता ही नहीं है, यहां तो हमेशा रात ही होती है। लेकिन जब मैं सोकर उठती हूं तब वह अम्मा थी कि नहीं, वह चली गई थी। कहां गई थी वो आज तक नजर नहीं आई। मैं भी जाना चाहती हूं अपनी दुनिया में वापस। अम्मा ने बताया था वह खास दिन जब आएगा तभी हम उस खास दिन को निकल पाएंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुझे भी अपनी दुनिया में वापस जाना है, मेरा भी घर परिवार है। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूं। मैं इस जगह पर बिल्कुल रहना नहीं चाहती। अब तुम मेरी बात समझ चुके होगे। जब मैं लड़की की बात समझता हूं मैं हैरान रह जाता हूं। यह लड़की भी इस दुनिया में गलती से आ चुकी है, यह भी हमारी दुनिया की है। उससे मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूं, लेकिन वह मना कर देती कि नहीं, जब हम बाहर निकल जाएंगे, आज जो भी सवाल पूछोगे मैं हर एक सवाल का उत्तर दे सकती हूं, लेकिन यहां पर नहीं। जब तक वह टाइम नहीं आता, वह दिन नहीं आता है, तब तक हम तुम इसी घर में सुरक्षित रहेंगे और बाहर जाने का तो सोचना भी मत। उस लड़की की बात सुनकर कि मैं समझ गया कि यही लड़की मुझे इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल सकती है। मैं उससे और कई सवाल पूछता हूं, लेकिन वह सवाल को टाल देती है। कहती है, और सवाल नहीं, और सवाल जिसे मैं जवाब दे नहीं सकती। मैं तुमसे बोली ना कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन इस जगह पर नहीं। इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने के बाद, जो कि इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, और उसके बाद और हमारे पास में कोई काम भी तो नहीं था। हम बाहर जा नहीं सकते थे, हम उस कमरे में कैद हो गए थे। हाँ, वह लड़की जरूर बाहर जाती थी और मुझे हिदायत दे के जाती थी कि तुम इस कमरे से बाहर निकलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर उनकी नजर में आ गए तो तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम कभी भी इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल नहीं पाओगे, तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। तुम सोच लेना, तब कोई फैसला लेना। मैं उससे पूछता हूं कि आप भी तो बाहर जाती हो, तो आप क्यों नहीं ऐसा बन जाती हो? तब वह मुस्कुराती है और कहती है, अम्मा की शक्ति मेरे पास में है ना, वह शक्ति मेरी हर समय रक्षा करती रहती है। मैं जाती हूं जरूरी काम से, वह जरूरी काम शायद तुम समझ नहीं पाओगे और मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगी। और उसके बाद वह निकल जाती थी हिदायत दे करके। तब मैं उस घर में अकेला रहता था, मन नहीं लगता था। बाहर शोर सुनाई देता रहता था, इस तरह का शोर जैसे बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हों, तेज तेज आवाज में बात करते हुए। वह भाषा भी अलग थी और मैं उस भाषा को समझ भी नहीं पा रहा था। जब तक वह लड़की नहीं आ जाती
तब तक मुझे उस घर में डर लगता था। मैं इस समय का अनुमान लगा नहीं पा रहा था कि मुझे कितना दिन इस जगह पर हो चुका है। मेरी टैक्सी क्या अभी भी सही सलामत उस जगह पर खड़ी है जहां पर मेरे साथ यह घटना घटी थी? क्या वह बूढ़ा और उसकी वह बिटिया ये इसी दुनिया में रहते हैं, तभी तो मुझे इस दुनिया में धकेल दिए हैं? ऐसा उन्होंने मेरे साथ क्यों किया? मैं तो उनकी मदद ही कर रहा था, उनको अस्पताल पहुंचाने वाला था, तब उन्होंने मेरे साथ ऐसा काम किया था। मतलब जमाना भलाई का नहीं था। अब तो किसी की मदद करने में भी मैं 100 बार सोचूंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा जैसा मैंने उस औरत के साथ किया था। भलाई, मैं ऐसे ही सब बैठे बैठे सोचता रहता था। कभी कभी तो मन रोने का करता था। मैं कहां फंस गया हूं, कब तक निकल पाऊंगा? वह लड़की मुझे खुल करके बताती नहीं थी। मैं जब रोने लगता था तो मेरे पास में आती थी और कहती थी कि मैं भी तुम्हारी तरह रोया करती थी। तब मेरे पास वह अम्मा थी। अम्मा ही मुझे साहस देती थी और कहती थी कि तू एक दिन जरूर बाहर निकलेगी, अपनी दुनिया में जरूर जाएगी, तेरे लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी। मैं उनकी बात पर विश्वास करती थी। अब मैं फिर चुप हो जाती थी। मैं तुम्हारे साथ में हूं ना, मैं तुमसे बोल रही हूं ना कि मैं इस काम में लगी हुई हूं, बाहर निकलने में। मुझे भी बाहर निकलना है, मैं भी उस रास्ते को तलाश रही हूं। जब वह रास्ता मुझे मिल जाएगा और मैं और तुम इस अंधेरी दुनिया से हम बाहर निकल जाएंगे, अपनी दुनिया में हम चले जाएंगे। मैं उससे पूछता भी, तुम कोई प्रेत आत्मा तो नहीं हो ना? तुम कोई चुड़ैल, ऐसी कोई चीज तो नहीं हो ना? अतः वह मुझे देख करके हंसती थी और कहती है कि क्या मैं चुड़ैल लगती हूं? अपना मुंह टेढ़ा करके मुझे चिढ़ाती थी और मुझे फिर हंसी आ जाती थी। वह बाहर गई हुई थी मुझे हिदायत दे करके, तुम गलती से आज बाहर मत निकलना। आज बाहर में कुछ और ज्यादा ही था, जैसे कुछ आज खास बाहर में चल रहा है। उसको गए हुए काफी समय हो चुका था और उस लड़की का मैं इंतजार कर रहा था कि न जाने बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। जरूरत से ज्यादा आज शोर मुझे सुनाई दे रहा था। एक शोर खत्म होता था तो दूसरा शोर शुरू हो जाता था और आखिरकार वह लड़की आती है और कहती है कि हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, बस मेरा हाथ पकड़ो और फिर हम भागते हुए उस जगह पर जाएंगे जहां पर मैंने रास्ते को देखा है इस जगह से निकलने का। मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो गया था। ऐसा लगा कि कहीं मेरी सांस न रुक जाए। ऐसा हालात जब मैं सुनता हूं तब मेरा हो गया था खुशी के मारे। और वह लड़की मेरा हाथ पकड़ती है, दरवाजा खोलती है, फिर अंधेरे की दुनिया में हम दौड़ पड़ते हैं। आगे आगे वह और पीछे पीछे मैं। कई बार रास्ते में लड़खड़ाया, लेकिन हर बार उस लड़की ने मुझे संभाल लिया और आखिरकार एक जगह पर हल्का उजाला दिख रहा था। जब हम वहां पहुंचते हैं तो मैं देखता हूं कि वह एक मोटा घना पेड़ है और उस पेड़ के तने में जैसे एक सुराख दिखाई दे रहा है और वहां से एक रोशनी भी निकल रही थी, बहुत तेज रोशनी। लड़की उस रोशनी में चली जाती है और कहती है कि जल्दी से तुम भी आ जाओ, नहीं तो यह रोशनी बंद हो जाएगी, फिर न तो मैं निकल पाऊंगी और न तुम। और मैं ऐसा ही करता हूं और इसके बाद मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इतनी तेज रोशनी में मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं और फिर जब देखता हूं, क्या रे, मैं तो बाहर की दुनिया में आ गया। मैं खुश हो जाता हूं। मैं उस लड़की को देखता हूं कि वह लड़की कहां है, लेकिन वह लड़की मुझे नजर नहीं आती है। न जाने वह कहां चली गई। मैं हर तरफ देखता हूं तो सुबह का उजाला फैला हुआ है। मैं उसी जगह पर हूं जहां पर मैं था। मेरी टैक्सी थी, लेकिन अब वह औरत नहीं थी, न वह बूढ़ा बाबा थे। बस था तो सुबह का उजाला और कोई नहीं। मैं उस लड़की को आवाज लगाता हूं, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। वह कहां गई? निकली कि नहीं? अंधेरे में से क्या हुआ? अंदर ही फंस गई थी? मैं बहुत घबराया हुआ था उस लड़की को न पा करके। उस लड़की ने मेरी बहुत मदद की थी और उसी की वजह से आज मैं उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल पाया था। लेकिन कमाल यह था कि मैं उस दुनिया में न जाने कितने दिन बिता दिया था, कितनी रातें, मुझे तो पता ही नहीं चला था। समय का वहां अनुमान मैं लगा नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं अपनी टैक्सी में बैठता हूं और आगे चलता हूं, एक चाय की दुकान पर रुकता हूं। मैं तारीख पूछता हूं कि भैया आज कौन सी तारीख है? तब वह चाय वाला भैया बताते हैं कि तारीख तो ये है भैया। और तब मुझे बहुत हैरानी होती है कि मैं सिर्फ आधी रात से और सुबह तक उस अंधेरी दुनिया में था और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पूरा महीना उस अंधेरी दुनिया में बिता चुका हूं। और आखिर उस लड़की का क्या हुआ? क्या वह अंधेरी दुनिया में ही रह गई थी? वह बाहर नहीं निकल पाई? मेरे मन में काफी सवाल थे जो मैंने उस लड़की से कई बार पूछे थे। तब उस लड़की ने कहा था कि जब हम बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगी। लेकिन जब वह नहीं निकली तो मेरे सारे सवाल अधूरे थे। और आज भी मैं उस लड़की को देखता रहता हूं
कि कहीं रोड पर मुझे दिखाई दे जाए, लेकिन अभी तक तो वह मुझे दिखाई नहीं दी है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।